हेलो बच्चों। सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं हूं राकेश वर्मा। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि 2018 से और 2025 तक मैं मॉक इंटरव्यू बोर्ड का चेयरमैन भी रहा हूं अनअकैडमी का। और हमने जब यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना शुरू किए थे पहले इंटरव्यू, उसका भी मैं चेयरमैन था। और मेरे बैचमेट एक अशोक जैन साहब हैं, वो भी यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी रहे थे, वो भी उस बोर्ड के मेंबर हैं। और एक गौरी शंकर गुप्ता जी हैं जो फॉरेन सर्विस के हैं, वो भी मेरे बैचमेट हैं। वो एम्बेसडर रहे हैं 7-8 कंट्रीज़ के अंदर, वो भी मेंबर हैं उस बोर्ड के। एक डीजी पुलिस हैं नवदीप सिंह जी, वो भी बोर्ड के मेंबर हैं। तो हम लोगों ने ऐसा बोर्ड बनाया है यहाँ पर जो कि यूपीएससी में होता है ना जिस तरह का बोर्ड, क्योंकि आरपीएससी में तो हम हमेशा बोर्ड में गए होंगे, मेरे ख्याल से 15-20 बार तो मैं ही गया हूँ अकेला, और सब लोग जाते रहते थे हम लोग। तो इन सब के अनुभव के आधार पर हम लोग यहाँ पर भी एक इंटरव्यू प्रोग्राम कर रहे हैं। और उस प्रोग्राम को करने से पहले हम लोग आपको 10 क्लासेस उपलब्ध कराएंगे, हर चीज़ के बारे में अलग अलग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बच्चे इंटरव्यू में सब कुछ अच्छा होते हुए भी मार्क्स नहीं लेके आ पाते। क्योंकि जैसे मैं जिन चीज़ों पे नंबर देता था अच्छे बच्चों को, चाहे वो यूपीएससी थी और चाहे वो आरपीएससी थी, तो वो असली चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ मैं बच्चों को, जिससे कि जब बच्चे यहाँ इस स्टेज तक आ गए हैं, वो बड़ा बुरा लगता है कि जब आप इस स्टेज तक आ गए और बाद में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए इंटरव्यू के अंदर। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लंबी साइकिल होती है, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने 1 जुलाई में एग्ज़ाम दिया और दिसंबर में सब कुछ फाइनल हो गया, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो 2-2 साल तो मिनिमम लग ही जाते हैं, 1.5-2 साल। इसलिए इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी तैयारी मान के करनी चाहिए, खासतौर से इस साल। सर क्यों? कट ऑफ बहुत कम है और 100 नंबर का इंटरव्यू है, तो इसका मतलब 50% जो रिटर्न के एग्ज़ाम हैं उसके बराबर इम्पोर्टेंस इस बार इंटरव्यू की है। इसका मतलब ये एक मेजर पेपर जैसा हो गया, मतलब उस मेजर जो पेपर होता है अपना आरपीएससी का, उससे ज़्यादा महत्व रखने वाली एक चीज़ हो गई है। तो हम इसको बिल्कुल डिटेल्ड आप लोगों की तैयारी कराएंगे। लेकिन आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे कि आपको ये आइडिया रहे कि हम करने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सीख लेनी चाहिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में मात खाता है बच्चा, जब उससे बच्चे से ये कहा जाता है कि आप क्यों आना चाहते हो प्रशासनिक सेवा में, सब लोग रटा रटाए उत्तर भेजते हैं, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं। यहाँ हमें वेरिएशन ऑफ जॉब मिलेगा, डिफरेंट तरह के जॉब होते हैं, डिफरेंट चीज़ों का वेरिएशन होता है, सोशल रेस्पेक्ट होती है, ये सब चीज़, ये कॉमन चीज़ है। इससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे मार्क्स। तो अब मार्क्स कैसे मिलेंगे? सबसे पहले उसका स्टेज है हमें डेप्थ कैसे भरें अच्छे तरीके से। हम्म? और फिर मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, जो कंसेप्ट किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं भी नहीं बताया जाता। और मेरे बच्चे जिन्होंने उन कंसेप्ट को इंटरव्यू में बताया है, पिछले बार 4 बच्चे मेरे आईएएस में सेलेक्ट हुए थे डायरेक्ट, 3 आईएफएस में, 2 आईपीएस में, और सेंट्रल सर्विसेज में तो बहुत सारे हुए थे। टोटल अब तक 37 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में मिला के। तो उसके जो अनुभव हैं मैं उनको सबको आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, डिस्कशन लेवल्स भी हों। और हम लोग ये भी कोशिश करेंगे यहाँ पर आपको कि ग्रुप डिस्कशन के लिए भी बुलाएंगे, क्योंकि बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। मैंने बहुत बार देखा है, बच्चा जब बेचारा घुसता है वो गेट से नॉक करके, उसके बाद जब वो वहाँ तक आता है ना जहाँ पे उसको बैठने की चेयर है, उसमें घबरा जाता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक कमरा हम तैयार कर रहे हैं इसलिए स्पेशल, इसके फ्लोर के नीचे वाला, जिसके अंदर ग्रुप डिस्कशन कराऊंगा। उसके अंदर मैं खुद बैठूंगा, बच्चों को टॉपिक देंगे और बच्चों को आपस में उनको डिस्कशन करने के लिए कहेंगे, जिससे जो इशू ऐसे होंगे जो कि मैं सोचता हूँ कि जो इंटरव्यू के लिए पूछे जाने योग्य इश्यूज, उन इश्यूज़ पे आपसे डिस्कशन कराएंगे। तो एक अच्छी सी चीज़ आपके पास आएगी सारी। बहुत लंबा अच्छा सा प्रश्न बनाया है, और कोशिश हमारी यही है इस बार कि ये जो 100 मार्क्स हैं ये आपको विजेता बनाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक बड़ी मज़ेदार इसके अंदर डेप्थ में है। डेप्थ में ये कहीं नहीं लिखा कि आपकी हॉबी क्या है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। और ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको क्या क्या रुचि है, क्या है, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है
कि भाई आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आप किस चीज़ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का हिंट हम डेफ में कैसे दें, क्योंकि जब हम इंटरव्यू लेने बैठते हैं ना बेटा, जब आप हमारे यहाँ भी इंटरव्यू में देखोगे तो डेफ हमारे हाथ में रहता है, हमेशा इंटरव्यू डेफ के साथ होता है। ये मतलब बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इंटरव्यू का मूल आधार डेफ होता है, चाहे वो आपकी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या डिफरेंट चीज़ें हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए फिर हम आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो अब इसका हम एक एक पेज बाहर चलता हूँ, जिसमें कुछ जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इंटरव्यू को इधर से उधर कर देती हैं डेफ के आधार पर, और सब चीज़ों को तो हम धीरे धीरे सीखेंगे। हर थोड़े दिनों में हम एक एक क्लास लेंगे, 10 क्लासेस हम लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पेज नंबर 1 पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखिएगा कि ये जो नियमित तिथि को आयु रखी गई है, आयु का, अब आपको लगेगा भाई आयु की क्या इंपॉर्टेंस है, आयु तो सभी ठीक भरते हैं, लेकिन जो डेट है क्वालिफाइंग डेट, उस डेट को अपना आयु निकाल के भरनी है। इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक करने की कोशिश मत करिएगा, और चाहे उसके अंदर 10 मिनट लगें आपको कैलकुलेट करने में, लेकिन आप एग्जैक्ट डेट भरिएगा इसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत देने वाली चीज़ है, क्योंकि अभी जो चेयरमैन साहब हैं आरपीएससी के, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, हम लोग बहुत समय से सर्विस में जब थे साथ साथ दोस्ती थी हमारी, तो वो बताते रहते हैं कि बच्चे इस तरह की गलतियां करते हैं। तो एक तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। सेकंड बच्चों, ये कॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो प्राप्त अंक और कुल अंक, एंड देन रिजल्ट टाइप। रिजल्ट टाइप से आप क्या मतलब समझते हैं? रिजल्ट टाइप से क्या मतलब समझते हैं? परसेंटेज हो या सीजीपीए हो। तो आपके स्कूल लेवल में तो सीजीपीए भी हो सकता है, परसेंटेज भी हो सकती है, इस पर आपको रिजल्ट मिल रहा है, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो करते हैं उसके अंदर भी सीजीपीए हो सकता है। तो यहाँ जब हम भरेंगे तो हमको स्पेसिफिक लिखना चाहिए। भाई स्कूल के अंदर मेरे को परसेंटेज आ रही है मान लीजिए, और मान लीजिए मैं जब आगे आया, स्नातक आया, तो मुझे यहाँ पर सीजीपीए है, तो ये दोनों अलग अलग आपको लिखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इससे बिल्कुल चूक नहीं होनी चाहिए। देन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि हमने ये लिखने की सका है कि प्रयासों की संख्या, इसमें बिल्कुल सत्य लिखना है। जो भी चीज़ है हमारे पास, उसको हमें सत्य लिखना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता परसेंटेज किसी की कम है या क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरव्यू के अंदर इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं है। आपको एक पहला एक सेंटेंस में बताना चाहता हूँ आज के दिन। इंटरव्यू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि हम किस प्रकार इंटरव्यू बोर्ड को एंगेज कर सकते हैं। एंगेज करने का मतलब क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मैं अगर इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं आप में इंटरेस्टेड होना चाहिए। आप मुझसे ऐसे बात करें कि मैं ये सिखाऊंगा तरीके आपको, या हम मुझसे ऐसी बात करें जिससे कि आपको बोर्ड वाले सुनने के इच्छुक हो, तब नंबर मिलेंगे आपको। अदरवाइज हो सकता है आप बाहर निकल के आओ, मैंने तो सारे प्रश्नों के उत्तर सही दे दिए और मार्क्स आए 40%, 45%। वो इसलिए क्योंकि एंगेज नहीं कर पाते बच्चे। तो हमें ये सीख लेना है कि एंगेजमेंट विद द बोर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीज़ें बाद में भी सिखाऊंगा, लेकिन कुछ सूत्र बीच बीच में बताता चलूंगा जिससे आपको ये बोरिंग ना हो जाए, अच्छा सा भी लगे आपको। ओके, देन बच्चों, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो ये पूछ रहे हैं कि अन्य कोई उपाधि या डिप्लोमा। इसमें वही भरना है जो कि हम रजिस्टर्ड और मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से लिए हुए हों। ऐसा मत लिख दीजिएगा कि मैंने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कोर्स किया हुआ है, कोई इसका सेंस नहीं है। अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स किया है और किसी मान्यता प्राप्त, जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था हो, उससे किया है, तो आप मेंशन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अन्यथा हमेशा एग्जाम में फंस जाएंगे आप। ठीक है ना? इसको बिल्कुल सत्यता से भरिए, क्योंकि डेफ में सत्यता ही मेजर चीज है जो आपको सफलता और असफलता की ओर आगे धकेलती है। ओके, अब आते हैं हम अगले वाले
पेज पर, जो कि अपने को काफी इंपॉर्टेंस देता है। ये है जिस पर इंटरव्यू के अंदर हम इस पेज को अपने सामने रखते हैं मेनली। आपकी एक तो क्वालिफिकेशन वाला पेज हम देखते हैं जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं। क्वालिफिकेशन देखा, हाँ भाई बहुत अच्छी परसेंटेज है, ये सब्जेक्ट में किया है, ये किया है, ये किया है, जिससे कि उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकें। डिटेल में नहीं पूछेंगे उस सब्जेक्ट के बारे में। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये बताते हैं कि जो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में था उसकी खूब सॉलिड तैयारी कर लो। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिसलीड करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। आपने पास कर लिया ना एग्जाम, तो आपके रिटर्न एग्जाम पास करके आए हो, टफ, इतना टफ एग्जाम था उसको आप पास करके अब आए हो, उसमें हम ज़्यादा नहीं इंटरेस्ट लेते। हम इंटरेस्ट लेते हैं कि अब आपकी अवेयरनेस कितनी है, चारों तरफ जो हो रहा है आपके, उसके अवेयरनेस का लेवल क्या है, ये हम जज कर रहे होते हैं। तो ये बात चीज हमेशा अपने मन में आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जो कॉलम 3 है, ये देखिए आप। कॉलम 3 में अगर आपने डिस्क्रिप्शन दिया है, तो इसके ऑथेंटिक सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अर्थात ऑथेंटिक सर्टिफिकेट्स का मतलब वो सर्टिफिकेट्स जिनका की वेरिफिकेशन अगर आरपीएससी कराती है तो वो सत्य पाए जाए। इसमें कहीं अपने को झूठ मूठ के लाना है कि हमें कोई अवार्ड दिखाना है, नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं। अगर आपने कोई गेम नहीं खेला है, आपको गेम में नहीं मिला, तो कोई आपकी कोई डेफिशिएंसी नहीं है ये। लेकिन अगर आपने यहाँ पे लिखा कि साहब मैं स्कूल स्तर पर फुटबॉल का बहुत बड़ा प्लेयर था, मुझे बहुत अवार्ड मिलते थे, वेयर इज दैट सर्टिफिकेट? तो यहाँ पर लिखने समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे को सर्टिफिकेट ऑथेंटिक होना चाहिए, तभी इसके अंदर कुछ भरेंगे। कोई विशेष योग्यता, पुरस्कार, पदक, विजय चिन्ह, जो भी कुछ आपको मिला है उसका 100% ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से किया है ग्रेजुएशन वगैरह, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है उसके अंदर, तो हम हमेशा चेक कराते हैं उसको, काउंटर चेक, ये मान लीजिए। और जब से यूपीएससी में वो केस हुआ बच्ची का, उसके बाद हम लोग और भी ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं। तो ये सर्टिफिकेट्स जो हैं बिल्कुल सही फॉर्म में, सही तरीके से और सच्चे होने चाहिए, क्योंकि नहीं तो इतनी सारी मेहनत सब बेकार हो जाएगी। ओके, देन इसके नीचे एक बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ लिखी हुई है जो आपको मैं सिखाना चाहता हूँ कि आपने ऐसा कोई शोध किया हो या कोई पुस्तक या शोध पत्र प्रकाशित हुआ हो तो उसका पूर्ण विवरण दो। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बहुत अच्छी सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अभी आपके पास 15 दिन है भरने के लिए। 15 तारीख दिए ना, कब दिए? 10 तारीख दिए। हाँ, तो 10, 12, 13 दिन है आपके पास। एक काम कर लो, मेरी सलाह मानो, अगर अच्छे वाकई में मार्क्स लाना चाहते हो तो जिस भी किसी ना किसी गांव के रहने वाले होंगे आप लोग, कोई है गांव के बिलोंग करते हो या केवल शहर से ही? कोई ना कोई गांव तो होता है। मेरा खुद का भी यहाँ पे बस्ती के पास गांव है। अब वो भले ही बड़ा हो गया, इतने सालों में बड़ा होना ही था तो बड़ा हो गया। तो अपने को ये करना है इमीडिएटली, कल या परसों आप चले जाओ गांव, कल या परसों गांव चले जाओ, और गांव में 3-4 चीजें आप देखो जो कि आपको बहुत बड़ा सहायता करने वाली हैं कि विलेज में क्या तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देन दूसरा, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं वहां पर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। ये कोई बच्चा नहीं करता है, जो बच्चा कर लेता है उसको बहुत बड़ा लाभ होता है।
यहाँ आपको मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम ऐसे क्वेश्चन जानना चाहते हैं, हम बच्चे की अभिरुचि जानना चाहते हैं कि क्या आप वाकई में आईएएस बनने के काबिल हो, क्या आप में इंटरेस्ट है भी या नहीं उन सब चीज़ों के अंदर, या केवल प्रेस्टीज है, ये है, वो है, उस सब चीज़ के लिए मैं आना चाहता हूँ, ऐसा नहीं। अब एक आध दिन में नेक्स्ट में जाकर गांव में जाओ और इस बात को देखो कि वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो रही हैं। एक सफ़ेद कागज़ A4 साइज़ का ले जाओ और उसके ऊपर नोट कर लो। ओके, इसी प्रकार वहाँ पर जो स्कूल कैसे काम कर रहा है, स्कूल के अंदर मिड डे मील स्कीम कैसे काम कर रही है, जो पशु चिकित्सालय है वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है, और जो दूसरा चिकित्सालय है वो कैसे काम कर रहा है, पंचायत घर कैसे काम कर रहा है, पटवारी कैसे काम कर रहा है, इनको देख लो एक बार। अपने को इंटरफेरेंस नहीं करना, अपने को देखना है, अपने को समझने की कोशिश करना है कि वहाँ क्या हो रहा है। ये आपको इंटरव्यू के अगले स्टेज पर हम जब ले जाएंगे बहुत बड़ा सहायता देने वाला है। और आपको ये पूछना है, लोगों से क्वेश्चन पूछना है, एक अलग कागज पे लिखिएगा कि उनको इन सब चीज़ों में क्या कमियां नजर आ रही है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि उनको इन चीज़ों में, लोगों को, हम तो हमेशा कहेंगे सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, सरकारी काम है हमारा, बहुत बढ़िया काम। नो, जनता क्या सोच रही है इसके बारे में, और जनता से ही पूछो, तीसरा पेज, कि वो उन जो कमियों को महसूस कर रहे हैं उनको क्या चाहते हैं उसके अंदर करना, वो कैसे इंप्रूवमेंट चाहते हैं। ये एक्सरसाइज अगर आपने कर ली बच्चों, मेरी गारंटी है आपको, आप आगे आने वाला जो हमारा प्रोग्राम देखेंगे, यू विल बी एट ए वेरी हाई लेवल, वेरी वेरी हाई लेवल। ठीक है ना, ये आपको इमीडिएटली करना है। मुझे बताना जब आप इंटरव्यू देने आओगे यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक इंटरव्यू के लिए, तो बताना मुझे कि आपने क्या किया इसके अंदर। सफलता लानी है देखो अपने को, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्क्स इस बार इसमें इंटरव्यू के अंदर। ओके, तो यहाँ मैं बात कर रहा था कि यदि आपने ऐसा कोई शोध किया है या कोई पुस्तक या शोध प्रकाशित किए, तो दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो ये कह रहा है कि आपने कोई शोध किया है, कोई रिसर्च की है क्या। अब आपके पास ये एक बहुत बड़ा हथियार रहेगा। अगर आपने अच्छा सी तैयारी इसकी बना ली, अभी इंटरव्यू में टाइम लगेगा, 1-1.5 महीने पहले तो आएंगे, दिसंबर से पहले तो कोई इंटरव्यू होने का सवाल ही नहीं उठता। अपन को इसके बारे में एक अच्छी सी डिटेल तैयार करनी, ठीक है ना। तो हम इसके अंदर लिखेंगे कि ग्राम की समस्याओं का अध्ययन, ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन। समझे आप, ये चीज आपको बहुत ज्यादा फर्क करे देगी दूसरों से, बहुत ज्यादा फर्क करेगी, यहां से वहां ले जाएगी ऊपर, इतना फर्क होगा इस चीज का। मेरी एक बच्ची थी खुशहाली, पिछली बार उसकी 61 पोजीशन आई थी आईएएस के अंदर। उसको मैंने इसका पूरी तैयारी कराई, उसको मैं एक्चुअली में गांव में मैंने उसको 4-5 बार भेजा। उसने यही उत्तर दिया कि मैंने गांव की समस्याओं को कैसे हल कर सकती हूँ, इसके ऊपर मैंने अपना काम किया है। उन्होंने पूछा अच्छा बताओ तुम कहाँ गई थी, क्या किया वहां पर, क्या समस्या देखी आपने। उसको तो पहले से तैयारी थी सारी। तो उसके 192 मार्क्स आए। 192 मार्क्स 250 में से आना एक बहुत अच्छी चीज होती है। तो ये बहुत ऐसे पॉइंट है जो आपको कोई और नहीं मिलेंगे बताने वाले, कोई नहीं बताएगा। चलिए अब हम आगे आते हैं। बट लिखना जब ही जबकि आप गांव जा चुके हो, उससे पहले मत लिख देना इसमें। इसका सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, आपने केवल शोध की ये, या उसकी कोई पुस्तक, या आपकी कोई पुस्तक या शोध पत्र प्रकाशित हुआ है। अपना नहीं हुआ कोई शोध पत्र प्रकाशित, हमारा कोई शोध पत्र प्रकाशित नहीं हुआ है, हमारी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। केवल हमने जानने की कोशिश की है कि ग्रामीण समस्या क्या है, केवल हमने इसका यह हिस्सा किया है। कोई शोध किया कि हाँ किया है, बट इट इज नॉट कि हमने पीएचडी कर ली, या हमने पीएचडी नहीं करी है, हमारी कोई पुस्तक भी नहीं छपी है, हमारा कोई पेपर भी नहीं छपा। ठीक है ना, अगर छपा है तो अलग बात है, अगर किसी ने पीएचडी की है तो बहुत अच्छी बात है, किसी ने कोई रिसर्च पेपर तैयार किया है तो अच्छी बात है। लेकिन ये जब ही भरोगे जबकि आप इस बात से खुद सेटिस्फाई हो जाओ जाकर गाँव में। अगर नहीं जा सकते तो छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना, इसको खाली छोड़ देना। अगर आपको लगता है कि आप नहीं इस चीज को तैयार कर सकते अच्छा,
वैसे दूसरों से डिफ्रेंशिएशन करने के लिए सुपर चीज है ये, लेकिन अपन एक काम इसके आगे और भी कर सकते हैं कि अगर हमने नहीं किया, अभी अभी हमने कुछ भी नहीं भरा यहाँ पर, कोई बात नहीं, इंटरव्यू से पहले फिर लगातार 3 दिन भेजूंगा आपको गांव में। इंटरव्यू के लिए तो अपन तैयारी करेंगे उसकी अलग से, फिर कि क्या क्या समस्याएं देखी, क्या सुझाव था लोगों का, और हम क्या सोचते हैं, फिर तीसरी चीज और ऐड हो जाएगी उसके अंदर। ये हमने समस्या ऑब्जर्व की गांव के अंदर, ये लोगों ने सुझाव दिए, और ये मैं सोचता हूं, फिर अपन उसको केवल इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे। आगे बात समझ के अंदर कि क्या हम करना चाह रहे हैं। तो इसको जब ही भरना जबकि आप श्योर हो कि आप 10-15 दिन उसमें लगा सकते हो, नहीं हो तो बिल्कुल मत भरना इसके अंदर कुछ भी, 100% नहीं भरना। ओके, हाँ, एक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी अब, ये बहुत बच्चे भूल जाते हैं। ये रहा, ये जो है ना, ये अभिलेख जो हैं सारे के सारे, ये सब हस्ताक्षरित होने चाहिए, और कोशिश ये करना कि इनकी कलर कॉपी भेजो। इनका जो एनेक्शन लगाओगे ना, तो कलर कॉपी लगाना, जिससे आप चेकिंग में नहीं आओगे, चेकिंग में नहीं आओगे अननेसेसरी चेकिंग। ब्लैक एंड व्हाइट में ना मैनिपुलेशन करना बहुत आसान होता है। आप ब्लैक एंड व्हाइट भी लगा सकते हो, आपको ब्लैक एंड व्हाइट लगाने से मना नहीं किया इन्होंने, पहले तो केवल कलर ही मांगते थे, पहले केवल कलर कॉपी मांगते थे, अब मना नहीं कर रहे हो, क्योंकि अब हमने एक नया सिस्टम शुरू कर दिया वेरिफिकेशन का, रैंडम नंबर सैंपलिंग कर कर अब उसका चेकिंग कराते हैं। तो अपन 100% ट्रुथफुल चीजें, ये आप इसके अंदर ये देखो जरा, बड़े इंपॉर्टेंट सारे के सारे हैं। खास तौर से आप एक चीज आप देखोगे इसके अंदर लिखा हुआ है कि स्पोर्ट्स पर्सन सर्टिफिकेट, दिखा आपको, स्पोर्ट्स पर्सन सर्टिफिकेट लिखा होता है 11 नंबर पे। पिछली बार 182 लोग इसमें गलत पाए गए थे। अपने को अगर नहीं है तो नहीं है, मतलब कोई भी चीज हमको ऐसी तो लिखनी ही नहीं है, क्योंकि ये कोई चीज आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगी अगर झूठी है तो। सच्चाई है आपको मार्क्स मिलेंगे, और अगर नहीं है कोई चीज तो भी इससे मार्क्स आपके घटने वाले नहीं है, ये चीज याद रखना। तो अपने को पूरे इस डेप्थ के अंदर कहीं भी कोई चीज ऐसी नहीं लिखनी है जो कि कहीं भी कोई भी आशंका हो उसकी गलत होने की, कि हम ये दिखाना चाहते हैं बोर्ड को। बोर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, बोर्ड तो उस समय आप क्या कर रहे हो, आपका डिमीनियर कैसा है, आप कैसे इंटरव्यू के अंदर आए हो, कैसे लोगों से बात कर रहे हो, कैसे अपने विचारों को रख रहे हो, कैसे विचारों को संकलित कर पा रहे हो, ये है इंपॉर्टेंट, है ना। मैं तो आपको ये भी सिखाऊंगा कि लोग क्या करते हैं, सोचते जैसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछने के तुरंत बाद उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा बच्चों को सिखाता हूं कि क्वेश्चन कोई पूछे, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लो, और आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा की आवश्यकता है तो बोर्ड से कहो, सर मुझे आप कुछ सेकंड दे सकते हैं सोचने के लिए। कभी हम मना नहीं करते, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, आप में क्या अच्छाई है, किस डेप्थ से नॉलेज है, वो हम जानना चाहते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं जानना चाहते कि आपको क्या नहीं आता है, उसको जान के क्या फायदा होगा हम करेंगे। हम तो ट्रेनिंग देंगे ना बाद में आपको, यहाँ पे ओटीएस के अंदर ट्रेनिंग चलेगी आपकी, जो चीज नहीं आती होगी सिखा देंगे अच्छे तरीके से। यहां तो हम ये चाहते हैं कि आपके अंदर एप्टीट्यूड है या नहीं। तो इसलिए अपने डेफ के अंदर ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी चीज, खासतौर से ये बहुत ज्यादा गड़बड़ पाए गए थे स्पोर्ट्स पर्सन सर्टिफिकेट, इसके अंदर बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अच्छा, अब आप ये देखें, इसके नीचे एक लिखा हुआ है शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र। वैसे तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं आजकल कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और फिर एग्जाम दे रहे हैं। बहुत सारे होते हैं जब मेन एग्जाम हो रहा होता है उससे पहले जस्ट वो पूरा अचीवमेंट नहीं हुआ होता उनका, बीए बीएससी वगैरह नहीं होता, लेकिन वो उसको अगले साल उन्होंने तैयारी करके अपीयर हुए एग्जाम के अंदर। जब वो एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट जरूरत है। तो आप लोगों ने को जरूरत नहीं होगा, मुझे लगता है आप लोगों ने सबने ग्रेजुएशन कर लिया था जब अपने एग्जाम के अंदर टाइम भरा। बट ये एक बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसके अंदर कभी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और बच्चे जो कुछ यंग बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे होते हैं, जैसे हम लोगों ने दिया था उस समय, हम इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होकर निकले MNIT से, उसी साल एग्जाम दे दिया, उसी साल। और आप ताज्जुब होगा, मैं आपको केवल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना,
कि जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, मैं बहुत गरीब घर से था, मेरे फादर टीचर थे, तो जब मैं वहाँ गया तो मेरे पास उस समय कपड़े बहुत लिमिटेड होते थे, एक सफ़ेद शर्ट, एक सफ़ेद पैंट, बस। एक घर की ड्रेस कहलाती थी वो, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में सफ़ेद पैंट और सफ़ेद शर्ट उस समय कंपलसरी होती थी। एक ड्रेस ऐसी होती थी, एक शर्ट पैंट, जो बाहर जाने के लिए, हम कहते थे बाहर जाने के लिए एक ड्रेस है। तो मैं उसी सफ़ेद ड्रेस को लेकर पहन कर चला गया वहाँ पर। अब क्योंकि मैं सोच रहा था यार, तो अच्छी से दिखनी चाहिए, तो मैंने उस पर नील दिया। उस समय नील पाउडर वाला आता था केवल, उसके निशान रह जाते थे कुछ, तो मैंने उसे दिया तो रह गए निशान। आपको टाइम तो था नहीं मेरे पास, तो उसको मैं करता, तो मैंने उसी को अपना आयरन वायरन, कोयले वाली आयरन होती थी, तो कोयले वाली आयरन से आयरन वायरन कराई मैंने उसको। बाहर एक बैठता था आयरन वाला, और उसको पहन के चले गए। वहाँ देखा मैंने जाके, तो वहाँ तो कोई सूट पहने बैठा है, कोई टाई पहने बैठा है। ये भी सिखाऊंगा मैं आपको इसके अंदर क्या करते हैं ड्रेस वगैरह का। तो ये सारे सब बैठे हैं, मैंने कहा मुझे बड़ी ग्लानि हुई, मैंने कहा ये क्या है, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। बच्चियाँ अपने प्लेटेड साड़ियाँ पहन रखी हैं, सब अच्छा सब कुछ। मेरा जब नंबर आया, मैंने सोचा नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता, गरीब का भी कुछ तो होता होगा चांस, कहीं तो होता होगा चांस। तो जब मैंने नॉक किया, तो मैंने कहा, मे आई कम इन सर? तो चेयरमैन, उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि मिस्टर, डोंट यू टेक दिस ओकेजन सीरियसली, इज अ फॉर्मल ओकेजन एंड these आर द क्लोथ्स यू आर वियरिंग फॉर द इंटरव्यू। मेरे पास जूते थे, जूते में निशान हो गए थे बीच में, वो जब चलते हैं ना चमड़े के जूते, पुराने हो जाते हैं। अब तो आप लोग तो खैर वैसे कपड़े पहनते हैं, आजकल तो हम लोग भी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, तो उसमें चमड़े के अंदर निशान बन जाते हैं, लाइन बन जाती है। तो पूरा मेरे को ऐसा लग रहा था उनको देख के कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि डोंट यू टेक इट सीरियसली, यू आर हियर फॉर फॉर्मल इंटरव्यू। मुझे ऐसा लगा कि आंसू आ जाएंगे। मेरे को ऐसा लगा कि क्या गरीब की बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं है इस संसार के अंदर। लेकिन उस समय गॉड साथ में आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सही तरह से सब कुछ करते चलेंगे तो गॉड हमेशा सहायता के लिए आते हैं। गॉड आए, उन्होंने मुझसे कहा कुछ बोलो। मेरे मन से वो सेंटेंस निकला, मैंने कहा सर, आई एम वेरी सॉरी, बट आई ऑलवेज यूज टू थिंक दैट यू विल जज माई नॉलेज, नॉट माई ड्रेस। मैंने कहा रिजेक्ट तो कर ही दिया है, तो एक सेंटेंस ये बोल दो प्यार से। वहाँ पर एक लेडी थी जो बाद में यूपीएससी की चेयरमैन बनी। मैंने कहा नहीं, कम बेटा कम इनसाइड। मेरा पूरा इंटरव्यू पॉवर्टी पे हुआ। 45 मिनट तक केवल गरीबी के ऊपर इंटरव्यू हुआ। फिर कोई क्वेश्चन हम तैयारी करके गए थे, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, ये वो। देश की हालत उस समय बड़ी ख़राब हुआ करती थी, इकोनॉमी वगैरह बड़ी रद्दी थी, इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग बहुत पुअर थे, सब कुछ बहुत तैयारी करके गए, कुछ नहीं पूछा। मैं बाहर आ गया, मुझे लगा रिजेक्ट तो होना ही है, क्योंकि और सबसे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मेरे से तो ये सड़े गले क्वेश्चन पूछे। मैंने अगले साल की तैयारी शुरू कर दिया। आकर आपको पता है, जब रिजल्ट आया उस समय 150 नंबर का इंटरव्यू होता था, मेरे 132 नंबर आए थे, इसलिए मेरी 5th रैंक आई थी। तो ये ध्यान रखना कि इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी चीजें जो आपको सीखनी पड़ेंगी। मतलब यहाँ केवल केवल मॉक इंटरव्यू इज नॉट फाइनल थिंग, ये ध्यान रखना। ये मैं जिन इन क्लासेस में जो सिखाऊंगा ना आपको, वो बहुत काम की चीज होगी। और इंटरव्यू के अंदर भी हम क्या करेंगे, इस डेप के माध्यम से जब इंटरव्यू करेंगे, तो आपको, जैसे इंटरव्यू हो गया एक बच्चे का, उस इंटरव्यू बाद मैं डिटेल्ड पूरा उसका वो देता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या करना है कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, इंडिविजुअली हर बच्चे। फिर दिन में हम ज़्यादा इंटरव्यू नहीं लेते, बहुत बच्चों की लाइन लगी रहती है, अभी हमारे पास इतने सारे रजिस्ट्रेशन होने लगे। लेकिन अपने को बहुत महत्व इस बात को देना है कि डेप हमारा सही भरा। ओके, देन आ जाइए सर्विस प्रेफरेंस। अब ये सर्विस प्रेफरेंस को बहुत ध्यान से भरना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से। बच्चे जोश जोश के अंदर इसको भर देते हैं बिना ये देखे कि और सर्विसेज में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब अपन देखें, चलो आरएएस तो पहला भरेंगे ही आप, आरपीएस 2 भर देंगे, अकाउंट सर्विस हो सकता है आप 3 भरो, 4 भरो। मेरे हिसाब से अकाउंट सर्विस को हमेशा तीसरे नंबर पर रखना चाहिए। बहुत पावरफुल पोस्ट है, और इस सर्विस के अंदर बहुत जल्दी राइज होता है, और आजकल हर डिपार्टमेंट के अंदर फाइनेंशियल एडवाइजर की पोस्ट बन गई है।
वेरी वेरी पावरफुल पोस्ट। मेरे हिसाब से ये आज की तारीख में राजस्थान पुलिस सर्विस के बिल्कुल बराबर है, ये याद रखिएगा आप इस बात। बहुत बच्चे मैंने देखा है कि क्या करते हैं कि राजस्थान अकाउंट सर्विस की जगह तहसीलदार सर्विस भर दी। कहाँ तो स्टेट सर्विस में जा रहे हो, कहाँ तहसीलदार में जा रहे हो, मतलब ही नहीं है। अब जैसे जिस बच्चे का मेरे पास फॉर्म है ना, ये उसने 3rd नंबर पर तहसीलदार सर्विस पर रखी है। दिस रॉन्ग। जिससे मैं देखूंगा ना, तो मुझे देखते ही जब मैं आपका इंटरव्यू में देख रहा हूँ, क्योंकि ये पेज में इंटरव्यू में देखता हूँ हमेशा, ये जो पेज है ये इंटरव्यू के अंदर देखा जाता है, सबसे याद रखिए इस बात को। और हम ये देखते हैं कि बच्चे का क्या एप्टीट्यूड है, क्या सोच रहा है बच्चा, इससे उसका मनोवैज्ञानिक चीज पता चलती है कि भाई ये क्या है इसके मन के अंदर, ये कैसे आ गया, तहसीलदार सर्विस कहाँ से आ गई बीच में। समझ रहे हैं ना, अपने को इंटरव्यू के सामने तो बिल्कुल पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग अपनी इमेज प्रस्तुत करनी है, अपने को ऐसे लूप होल्स नहीं छोड़ने। तो आप जब भरो ना, तो एक एक सर्विस को ध्यान से देखना। मैं मानता हूं कि इसके बाद राजस्थान ट्रांसपोर्ट सर्विस इज वेरी वेरी गुड सर्विस, देन राजस्थान एक्साइज सर्विस इज वेरी वेरी गुड सर्विस, जो कि आपके लिए मतलब बहुत अच्छी मानता हूं। देन आज की तारीख में राजस्थान इंडस्ट्री सर्विस सुपर्ब सर्विस है, वेरी वेरी गुड सर्विस। एंड देन वन मोर सर्विस जो मैं बताना चाहता था आपको, हाँ, राजस्थान टैक्स सर्विसेज, कॉमर्शियल टैक्स सर्विस। इसके बाद फिर आप कोई से भी भर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन सर्विसेज को अपने को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। इससे पता चलता है कि बच्चा जो है सीरियसली सिविल सर्विसेज में आना चाह रहा है। ऐसा तो नहीं कि कहीं करप्शन की तरफ जा रहा हो केवल, कि उसको लग रहा हो कि यार मैं तहसीलदार बन जाऊंगा तो मैं आरएएस तो नहीं बना, तहसीलदार बन जाता हूँ, तहसीलदार बन के गड़बड़ करूंगा। ऐसी इमेज नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो सारा कुछ इस पन्ने पे बहुत टाइम लगता है। आपसे खूब डिस्कशन होगा, आप देखेंगे जब इंटरव्यू में, क्योंकि मैंने जितने भी इंटरव्यू लिए हैं उनमें इस पन्ने का बहुत महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि हम पूछेंगे आपसे कि भाई क्यों आप राजस्थान पुलिस सर्विस में क्यों जाना चाहते हो भाई। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो राजस्थान पुलिस सर्विस को फर्स्ट भरते हैं और आरएएस को नंबर 2 भरते हैं। दैट इज रॉन्ग। जब तक कि आपने बिल्कुल दृढ़ सोच ही नहीं रखा हो कि हाँ मुझे तो आरपीएस में ही जाना है, दैट्स फाइन। अगर किसी ने दृढ़ निश्चय कर रखा है कि मुझे, भाई होता है ना कई बच्चों का बचपन से ही निर्णय होता है कि मैं तो इसमें जाऊंगा। जैसे जब मैंने फॉर्म भरा था तो मुझे लगता था कि इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना चाहिए, लेकिन जब इतनी हाई रैंक आ गई और मुझे होम कैडर मिल रहा था, तो उस समय चेंज करने की परमिशन मिलती थी 15 दिन के अंदर, रिजल्ट के अंदर। मैंने आईएफएस से फिर आईएएस में चेंज किया, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा रहती थी उस समय आईएफएस में जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सबका अलग अलग होता है कि क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये जो सर्विसेज मैंने बताई हैं, अगर आपने नोट कर ली हैं, तो इन सर्विसेज को आप, हो सकता है क्रम इधर उधर हो जाए, लेकिन इनको टॉप प्रेफरेंस में रखना, जिससे कि नेगेटिव इंप्रेशन आपका किसी भी हालत के अंदर इंटरव्यू में ना जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि बच्चे इसके अंदर वैसे ही अपना देख देख के भर देते हैं। इसलिए इस चीज को मैं बताना चाहता था, इंपॉर्टेंस दे के बताना चाहता था कि ये करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। ओके, अब अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर कुछ चीज मैं दिखाना चाहता हूं। ये अटेस्टेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म बेसिकली इससे पुलिस वेरिफिकेशन होता है। ये अटेस्टेशन फॉर्म जैसे आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये पुलिस के पास जाता है आपका वेरिफिकेशन होने के लिए। अब इसके अंदर कहीं भी कोई भी चीज किसी हालत में भी गलत नहीं लिखनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, कॉलम नंबर 4 देखो, पॉइंट नंबर 4 देखो, पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस where you have resided for more than 1 year during the preceding 5 years। बिल्कुल सच्चाई से भरना है, बिकॉज यही चीज है जो वेरिफिकेशन होगी और उसमें रोक सकते हैं आपको कि साहब इसके अंदर झूठा है, कहाँ था, क्या था, कहाँ था बच्चा। यहाँ तो हम गए, वहां पता चला कि यहाँ तो कभी आया ही नहीं था, यहाँ तो केवल 6 महीने रहा था। तो ये बहुत ही ट्रुथफुली भरना है, बहुत ज्यादा ट्रुथफुली। तो पॉइंट नंबर 4 ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आप फाइनल परीक्षा हो रही होती है आपकी, इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे हो रहे होते हो, तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके नीचे आओ, फैमिली डिटेल्स। ये है फैमिली डिटेल्स। अब इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है एक, ऑक्यूपेशन इफ एम्प्लॉयर गिव डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस।
अगर मान लीजिए कोई आप लिखना चाहते हो कि मेरे फादर कृषक हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको लिखिए कि वो कृषक है, राइट। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, ऑक्यूपेशन कृषि, बिल्कुल स्पष्ट लिखना। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात जो आती है कि आपका बेसिकली प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस किनका, पेरेंट्स, पेरेंट्स का, ये याद रखिएगा। तो इसमें बिल्कुल मत घबराइएगा कि आपका एड्रेस और पेरेंट्स का एड्रेस फर्क है, हो सकता है ना, फर्क क्यों नहीं हो सकता। आप जयपुर में आके प्रिपरेशन मान लीजिए कर रहे हैं, तो आपका एड्रेस बिल्कुल फर्क हो सकता है। पेरेंट्स आपके मान लीजिए गंगानगर में रहते हैं, आप यहाँ पे आके कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सो ये पॉइंट 100% अपने मन के अंदर ध्यान रखें। देन यहाँ पे आइए पॉइंट नंबर 12A, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 12A, इसको बहुत ध्यान से भरिएगा अपने जवाब भरें तो। आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट बॉडी। तो यहां पर क्वासी गवर्नमेंट का भी लिखा हुआ है, यानी किसी कॉर्पोरेशन में आप काम कर रहे हो, किसी बोर्ड में काम कर रहे हो, जेडीए में काम कर रहे हो, म्यूनिसिपैलिटी में आपने काम किया हो, कुछ भी हो सकता है, आप कहीं भी अध्यापक हो, ठीक है ना, कोई सी भी उसके अंदर हो, उसका एग्जैक्ट डिटेल लिखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कहीं भी कोई भी असत्य नहीं होना चाहिए। और यदि अगर आपने पहले कोई सर्विस छोड़ी है तो उसका रीजन जरूर लिखिएगा, और जो भी रीजन है सत्य। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं इसके अंदर। अगर आपने छोड़ी थी तो क्यों छोड़ी थी, ठीक है, मैं आगे वाली सर्विस मुझे अच्छी मिल गई इसलिए मैं वहां चला गया, वहां चली गई मैं, ठीक है। देन नीचे आइए, ये है नेम ऑफ टू रेस्पॉन्सिबल पर्संस ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंस टू whom यू आर नोन। वो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन जगहों पर वो जाए पुलिस, तो वो यस कह सके कि यस मैं इस बच्चे को जानता हूँ और इसका अच्छा उठना बैठना है, अच्छा बच्चा है, और ठीक है, वो ऐसा बोलने वाला होना चाहिए। जनरल नाम मत भरना, पहले उस आदमी से पूछना कि मैं आपका नाम लिख रहा हूं इसके अंदर, बताना, एडवांस में बताना उसको कि मैं लिख दूं कि आपका नाम। पुलिस वाले आएंगे आपसे मेरे बारे में वेरिफिकेशन करेंगे, तो मैं क्या भर दूं इसको। जब वो यस कहे तो ही इसके अंदर भरना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंड दैट इज ऑल, ये मेरी तरफ से था। अब आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझे बताएं। ये डेफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पर कम से कम आप मान लीजिए आपका आधा इंटरव्यू से है ना इसके ऊपर होता है, डेफ के। क्या बात कर रहे हैं, मैं मुझसे कह रहे हो बात, सब गलत बोलते हैं। डेफ हमेशा सामने होता है, डेफ इंटरव्यू बोर्ड के अंदर सामने होता है। डेफ से तो जानेंगे ना बच्चा क्या है, नहीं तो बच्चे वाले पता ही नहीं चलेगा कुछ भी। हाँ, अब प्राइवेट जॉब जो है ना, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ये रिस्की होता है हमेशा भरना। अगर आपने प्राइवेट जॉब भरा है, कोई दिखा है, तो आपको बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि आपने एक्चुअल में वर्क किया है। और एक्चुअल में अगर वर्क नहीं किया तो मत भरना, कोई फायदा नहीं है इसका इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए वहां पर जो कि अपने आप को गलत सिद्ध कर सके, बिना बात क्यों। अगर वाकई में किया तो भर दो, नहीं किया तो बिल्कुल भी नहीं भरना। और बताओ, एनीथिंग इन योर माइंड। बिटिया आपके मन में कुछ, बच्ची आपके मन में कुछ, ओके ओके।
हाँ बेटे। यस, यू शुड मेंशन, 100% यू शुड मेंशन दैट। मेरे मैं क्या पूछूंगा आपसे एज चेयरमैन कि भाई व्हाई आर यू डूइंग योर पीएचडी इन दिस एरिया, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, दीज विल बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। और बाकी जो अभी 9 क्लासेस और होंगी, 10 क्लासेस होंगी, उनमें मैं और बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें, हर स्टेज की बताऊंगा कि इंटरव्यू के एक दिन पहले से और इंटरव्यू तक क्या क्या स्टेप्स जरूरी हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। 15-15 मिनट की क्लासेस होंगी, इससे आपको पता चल जाए सारा। बट ये मन में ध्यान रखना, इस बार का इंटरव्यू अब तक के जो RAS के इंटरव्यूज हुए हैं उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और बार इंटरव्यू की इतने महत्व नहीं रहता था, इस बार इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा महत्व है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। 100 मार्क्स सोचो, 208 हाईएस्ट है, कट ऑफ है, सॉरी 208 कट ऑफ है, और 100 उसमें से इंटरव्यू है। बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है, प्रोवाइडेड कि आपको मैं कुछ सूत्र बताऊंगा, वो सूत्र अगर आपने फॉलो करे तो मुझे बताइएगा कि मिठाई का डिब्बा लेके आके कि सर मेरे IAS में बच्चे, वो सूत्र सोचिए, IAS के इंटरव्यू में आज तक कभी फेल नहीं हुए। RS के मैंने बहुत बच्चों को वैसे ही कोचिंग तो मैं बच्चों को RS की नहीं करता था पहले, अब यहाँ पर मैंने उमेश जी के साथ ज्वाइन किया, लेकिन एक भी बच्चा ऐसा नहीं हुआ जिसके कि इंटरव्यू में 170 से कम मार्क्स आए, एक भी अभी तक नहीं हुआ। एक 168 आ गया था तो मुझसे लड़ने आ गया था बच्चा, IFS में सिलेक्शन हुआ था वैसे उसका, फॉरेन सर्विस में। उसके मन में बहुत चक्कर चलता रहा कि मैं IFS ज्वाइन करूं या IPS ज्वाइन करूं, क्या करूं क्या करूं, बड़ा मुश्किल लगा, 1 महीना डिसीजन लेने में लगा। अभी एक मेरी बच्ची है, वो अभी ज्वाइन करने जा रही थी, इस बार ड्यूटीज़ ज्वाइन करने जा रही थी अपनी इजिप्ट, तो वो मेरे घर आई कि सर मुझे छोड़ने आओ दिल्ली। अब ऐसा होता है कि कहीं कि बच्चे को छोड़ने आप जाओ, बच्चा आपके पास आएगा मिलने के लिए, भाई गुरुजी हैं छोड़ने आओ, मैं जा रहा हूँ गुरुजी, ये है सब कुछ है, लेकिन उसने मुझे बुलाया और उसने मुझे उसके साथ टिकट भेज दिया एयर की कि आप आओ दिल्ली मुझे छोड़ के, मैं सी ऑफ करने। मैं जब CF पहुंचा, सी ऑफ करने के लिए पहुंचा, मैं मेरी वाइफ, वो मुझसे गले लग के रोने लगी, बहुत देर तक रोती रही, पैर पकड़ लिए मैंने कहा तो मेरी बेटी वो पैर नहीं टच कर सकती, मेरे कोई अधिकार नहीं है तुम्हें पैर टच करने का। बट खूब उसके देर तक उसका रोना आता रहा। फिर वहाँ पहुँच गई तो उसने मुझसे कहा कि सर दिसंबर में आपके और मैडम के दोनों की टिकट भेज रही हूँ, मेरे घर में रहिएगा और मैं आपको घुमाऊंगी। ये है बच्चों का, क्योंकि आपको एक नई एनर्जी मिलनी चाहिए, आपको ऐसा इंटरव्यू के अंदर मार्क्स आने चाहिए जो आपको दूसरों से फर्क करे। सब जैसे आंसर दे रहे हैं वो नहीं देंगे हम, वो नहीं देने हैं हमारे। जिस तरीके से इंटरव्यू देना है वो बिल्कुल अलग तरीका ही होना है। जो एकदम बच्चा आए तो लगे सबको बोर्ड को, हम यही सोचते हैं हाँ यार ये बच्चे में दम है, ये लगना चाहिए इंटरव्यू के अंदर कि ये बच्चों में दम है। जब बच्चे में दम लग जाता है ना हमें, फिर दिल खोल के हम मार्क्स देते हैं। फिर तीसरा मेंबर कोई नहीं कहता कि नहीं नहीं ये कितना अच्छा नहीं था, इसको इतने नंबर नहीं दे सकते। ये सिखाऊंगा मैं आपको सब, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो मन में? और फिर भी आपको जब भी कुछ लगे, कन्फ्यूजन हो रहा हो, तैयारी से संबंध में कुछ भी हो, आप कभी भी आ सकते हैं, मैं हमेशा यहाँ मिलता हूँ। आप आइए, मुझसे बात कर लीजिएगा कि सर ये कन्फ्यूजन हो रहा है, ये बात हो रही है, मन में ये हिचक हो रही है, डर लग रहा है। जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था ना बेटा UPSC के, तो जाने से पहले मेरे को लूज मोशन हो जाते थे, इतना घबरा जाता था, इतना घबरा जाता था, डर लगता था। पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं,
हमारे परिवारों में किसी ने सोचा ही नहीं कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंजीनियर बन गया, वही बहुत बड़ी बात मानते थे। तो इतने घबराहट हो जाती। ये सब चीज़ नेचुरल है। इन सब चीज़ों से कैसे लड़ना है अपने को, इसलिए हमने इंटरव्यू के अंदर तैयारी में आपको सिखाएंगे एक दिन पहले से क्या करना है। वहां जाके जाओ बिल्कुल स्मार्टली तैयार होके, एकदम सब कुछ तैयार, मतलब मानसिक रूप से तैयार होके एकदम सॉलिड। देखो फिर, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट and do your best for the examination preparation, that is interview part. Last mile, it is the last mile, you should not miss it, right? Thank you, all the best.